नमस्कार, मैं उनीश दुबे। आप देख रहे हैं कशिश न्यूज। तो न्यूज रूम लाइव में आपका स्वागत है। आपको बता दें कि जातीय गणना की रिपोर्ट आने के महज 3 दिन बाद ही जेपी नड्डा बिहार के दौरे पर और इन्होंने सीधा निशाना साधा जेडीयू के ऊपर। जी हां, आपको बता दें कि पार्टी के पितामह कहे जाने वाले कैलाशपति मिश्र की जन्म शताब्दी पर बापू सभागार में आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए जेपी नड्डा और जनता को संबोधित करते हुए जेपी नड्डा ने कहा कि उन्होंने बीजेपी के लिए सारा जीवन लगा दिया। पार्टी की नींव में कैलाशपति मिश्र का महत्वपूर्ण योगदान था। वह जातीय गणना पर हमला बोलते हुए कहा कि बीजेपी सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास लेकर चलती है। नरेंद्र मोदी ने समाज के अंतिम पायदान के लोगों के लिए काम किया, तो मोदी ने महिलाओं को आरक्षण देने का काम किया। 2029 में संसद और विधानसभा में महिलाएं चुनकर आएंगे। जो भारत की सबसे बड़ी जाति गरीबी है और गरीबी की सेवा पीएम मोदी कर रहे हैं। इंडिया सिर्फ परिवारवाद की राजनीति करती है। तो जेपी नड्डा चरखा कमेटी में पहुंचे, आपको सीधे ले चलते हैं। सही है, तुम दिल पे ले लिए। ये बच्चा नया है, ना पुराना है, नया नहीं है। साल भर रहेगी इसको, साल भर 6 महीने। मुझे याद है श्री कृष्ण ने हॉल में उनकी लाके रखा गया था पार्थिव शरीर ह्यूमन सी हाँ भैया, अरे ये नहीं सुनेंगे। तो चलिए अब हम आपको सुनवाते हैं कार्यक्रम के दौरान जातीय गणना पर क्या कुछ कहा जेपी नड्डा ने और साथ ही साथ अपनी उपलब्धियों को, बीजेपी की उपलब्धियों को कैसा गिनाया उन्होंने। ये जो इंडिया अलायंस है, ये 3 आधार पर खड़ा है। पहला परिवारवाद, दूसरा भ्रष्टाचार और तीसरा तुष्टीकरण। मेरे बातों का बहुत बुरा लगा था विपक्षी दलों को, मैं दोबारा बोलना चाहता हूं। ये पहले ये बनती हैं क्षेत्रीय पार्टियां, रीजनल पार्टी, और रीजनल पार्टी के बाद बनती हैं ये पारिवारिक पार्टी। और भारत की प्रजातंत्र परिवारवाद को कभी भी परिचय नहीं देगा, विचारधारा को परिचय देगा। इसलिए परिवारवाद पार्टियों का समाप्त होना निश्चित है, ये आप मान करके चलिए। तमाम जानकारी के लिए संपादक अशोक मिश्र जी इस वक्त हमारे साथ बने हुए हैं। अशोक जी, 1 साल पहले की अगर हम बात करें तो बीजेपी शीर्ष पर थी। लगता ही नहीं था कि एनडीए उस वक्त, हालांकि इंडिया गठबंधन था भी नहीं, लेकिन विपक्ष इतना ताकतवर होगा। उसके बाद महिला आरक्षण का बिल आता है और फिर बीजेपी इस बात को प्रूफ कर देती है कि हाँ भाई हम ही ताकतवर। यानी एक तरफा, जिस तरीके से अगर कुछ दिन पहले की बात करें श्रीलंका और इंडिया के बीच में जो मैच हुआ था, एक तरफा इंडिया ने जीत हासिल की थी। ठीक वैसा ही इस बार भी देखने को मिल रहा था कि एनडीए एक तरफा बहुमत में है और पावर में है। लेकिन जैसे ही जातीय गणना की रिपोर्ट सामने आई, यहां पर सिक्का एकदम से पलट गया। अब तीसरे दिन ही जेपी नड्डा बिहार दौरे पे है। क्या डैमेज कंट्रोल कर रहे हैं क्या जेपी नड्डा? जेपी नड्डा का कार्यक्रम पहले से निर्धारित था निशु, और ये बीजेपी ने ये तय किया है कि 2024 का जो लोकसभा चुनाव है, उस चुनाव के पहले लगभग हर लोकसभा क्षेत्रों में उसके बड़े नेताओं की सभा होगी, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, अमित शाह जी हैं और फिर जेपी नड्डा हैं। इसके अलावा केंद्रीय मंत्रियों का दौरा लगातार चल रहा है। लेकिन जातीय गणना की रिपोर्ट आने के बाद
आप कह सकते हैं कि जेपी नड्डा का यह पहला कार्यक्रम था, इसलिए ये ज़्यादा महत्वपूर्ण था क्योंकि बीजेपी के कार्यकर्ता और नेता इंतजार में थे कि उनके जो नेता हैं वो क्या संदेश देते हैं और कौन सा मंत्र देते हैं। जेपी नड्डा आज आए और उनका भाषण आपने सुनाया भी, जातीय गणना की रिपोर्ट पर उन्होंने क्या कहा है और बीजेपी की आगे की रणनीति क्या है उस पर उन्होंने क्या कहा है। निश्चित रूप से जातीय गणना की जो रिपोर्ट आई है उस रिपोर्ट के बाद बिहार ही नहीं समूचे देश की सियासत में बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। हालांकि इसका कितना असर होगा ये तो चुनाव परिणाम के बाद पता चलेगा, लेकिन आपने देखा होगा कि जातीय गणना की जब रिपोर्ट आ गई है तो कांग्रेस के युवा नेता हैं राहुल गांधी, उन्होंने कहा कि हम केंद्र की सरकार में आएंगे तो केंद्र में भी पूरे देश में इसे हम जातीय गणना कराएंगे। तो इसके पीछे साफ उद्देश्य है कि इंडिया गठबंधन को ऐसा लगता है कि जातीय गणना ही ऐसा पिटारा है वोट का जिसके सहारे वो चुनावी बैतरनी पार कर सकते हैं, और यही वजह है कि इसको जो गठबंधन के नेता हैं इसको बढ़ा चढ़ा करके ले रहे हैं और वो ये समझाना चाहते हैं अपने वोटरों को कि बीजेपी आरक्षण की विरोधी है, बीजेपी ओबीसी ईबीसी की विरोधी है, बीजेपी अल्पसंख्यकों की विरोधी है। आज जेपी नड्डा ने अपने संबोधन में इसको एक तरह से कहिए पाटने की कोशिश की है। हालांकि ये कार्यक्रम तो आयोजित था बीजेपी के भीष्म पितामह कहे जाने वाले स्वर्गीय कैलाशपति मिश्र के 100वें जन्मदिन के अवसर पर, यानी कि शताब्दी वर्ष पर, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि इस बहाने ही बीजेपी के नेताओं के बीच में वो जातीय आरक्षण का मामला वो हर समय दिमाग में घूम रहा था। यानी कि अपने कोर वोटरों को समेटने में तो बीजेपी लगी थी, लेकिन जो प्रचारित किए जा रहे थे कि ओबीसी और ईबीसी की विरोधी है बीजेपी, तो उसको आज जेपी नड्डा ने भी स्पष्ट किया। हालांकि जेपी नड्डा से पहले बीजेपी के जो सभी बड़े नेता हैं प्रदेश के, उन्होंने ये समझाने की कोशिश की अपने कार्यकर्ताओं को कि कर्पूरी ठाकुर की सरकार अगर 1977 में बनती है, 1979 में बनती है, तो उस सरकार को भी समर्थन बीजेपी ने दिया था और बीजेपी के भीष्म पितामह कैलाशपति मिश्र उसके वित्त मंत्री थे और कर्पूरी आरक्षण का फार्मूला उसी समय बिहार में लागू हुआ था। अगर बीपी सिंह जिस समय बने थे कांग्रेस को हरा करके 1989 की बात अगर करें, तो बीपी सिंह जिसने मंडल कमीशन रिपोर्ट लागू की थी जिस सरकार ने, तो उसमें भी बीजेपी पार्टनर थी। ये अलग बात है कि बीजेपी उस समय अलग हो गई, लेकिन जेपी नड्डा ने ये साबित करने की कोशिश की है कि मोदी की सरकार पिछड़ों और अति पिछड़ों की हितैषी सरकार है। और आंकड़े से उन्होंने बताया है कि किस तरह से 4 लाख छात्रों का नामांकन सरकारी स्कूलों में करा गया है। 27 कैबिनेट मंत्री हैं उसके मोदी की सरकार में जो पिछड़े अति पिछड़े हैं, 87 से ज़्यादा एमपी हैं उसके, और इसके बाद सभी राज्यों में किस तरह से उसके सांसद और विधायक हैं। लेकिन एक बात जेपी नड्डा ने जो कही है, इंडिया गठबंधन पर हमला बोलते हुए कहा है कि यह गठबंधन 3 फार्मूले पर है। पहला भ्रष्टाचार, दूसरा परिवारवाद और तीसरा तुष्टीकरण। तो जेपी नड्डा ने अपने कार्यकर्ताओं और नेताओं को समझाने की कोशिश की है कि आरक्षण की जो बात अभी इंडिया गठबंधन के नेता कर रहे हैं वो वास्तव में उसके हितैषी नहीं है। और कहा है कि काका कालेलकर की जो रिपोर्ट आई उसमें मंडल कमीशन की रिपोर्ट को दबा करके रखा कांग्रेस ने। तो ये कह सकते हैं कि जातीय गणना का भूत बीजेपी नेताओं के सर पर सवार था और इसका असर भी इस कार्यक्रम में देखने को मिला। बीजेपी ने कोशिश की है कि पिछड़े और अति पिछड़े मतदाताओं के बीच यह संदेश देने की कि हम उसके हितैषी हैं, हम उसके विरोधी नहीं, और जो कोर वोटर है उसके लिए तो आज का कार्यक्रम आयोजित ही था। बिल्कुल, तो आज का जो कार्यक्रम था वो पूरी तरीके से कोर वोटर्स पर आधारित था कि जेपी नड्डा आज बिहार दौरे पर है और उन्होंने जातिगत गणना पर जमकर निशाना साधा। साथ ही साथ उन्होंने बीजेपी को लेकर कहा कि ये हमेशा से यहाँ पर गरीबी को लेकर के बातें करती है, हमेशा गरीबी को लेकर के सोचती है। फिलहाल हमारे साथ संपादक अशोक मिश्र जी इस वक्त हमारे साथ हैं। अशोक जी, कुछ दिन पहले गृह मंत्री अमित शाह भी झंझारपुर के दौरे पर थे, उससे पहले पीएम मोदी भी आए हुए थे बिहार में, और अब जेपी नड्डा भी आए हुए हैं। बीजेपी के नेता बिहार का दौरा कर रहे हैं, केंद्रीय नेता बिहार के दौरे करते हैं। लगातार कई सालों से नीतीश कुमार का सिर्फ एक ही मांग है, जब वो बीजेपी के साथ थे तब भी, जब बीजेपी के साथ नहीं थे तब भी, बिहार को स्पेशल राज्य देने का दर्जा। लेकिन इस बारे में कोई भी बीजेपी का नेता कुछ नहीं बोलता है। आज भी जेपी नड्डा आए तो उन्होंने जाति गणना पर ही उन्होंने बातचीत किया। पिछले बार झंझारपुर में अमित शाह आए थे तो उन्होंने भी इस मुद्दे को नहीं उठाया था।
बीएम मोदी भी आते हैं तो वो भी इस मुद्दे को नहीं उठाते थे। इस मुद्दे को इतना नज़रअंदाज क्यों किया जाता है? देखिए, उसके लिए केंद्र सरकार ने एक कमेटी बनाई है और उस कमेटी की जो रिपोर्ट है उसके तहत कह सकते हैं कि बिहार विशेष राज्य का जो दर्जा है उसकी पात्रता वो नहीं रखता है। उसकी कुछ शर्तें हैं और उन शर्तों में कहीं न कहीं बिहार जो है सो उस शर्त को पूरा नहीं करता। और ये ठीक है, बिहार पिछड़ा राज्य है, इसे विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए, लेकिन सिर्फ इस मामले में बिहार ही नहीं है। इस मामले में कई राज्यों ने मांग की है और कई राज्यों ने अपने अपने दावे किए हैं। लेकिन सबसे बड़ी वजह है कि अगर सिर्फ एक बिहार का मामला रहता तो आप कह सकते हैं कि केंद्र सरकार बिहार के हितों की अनदेखी कर रही है। लेकिन जो केंद्र ने बनाया है क्राइटेरिया, उसके तहत बिहार उसके शर्त को पूरा नहीं करता। अब जैसे वो है कि वो समुद्र के किनारे हो, पड़ोसी देशों की सीमावर्ती इकोनॉमिकल स्टेटस भी डाउन हो, जो कि है बिहार का, उसके बाद जनसंख्या है, बहुत सारे तरह की बातें हैं उसमें। तो इसके लिए अनवरत मांग होती रही है और बीजेपी इसकी बात क्यों करे? इसकी बात अगर नीतीश ने की है, उनकी पार्टी ने की है, हस्ताक्षर अभियान चलाया है, तो नीतीश करेंगे, बीजेपी क्यों करेगी? केंद्र सरकार तो लगातार कहती रही है कि बिहार को स्पेशल राज्य का दर्जा भले ही हमने न दिया हो, लेकिन बिहार को विशेष पैकेज तो दी गई है। आपको याद होगा कि 2015 के विधानसभा चुनाव में जब नरेंद्र मोदी आए थे तो उसी समय कहा था कि कितना दे दें, इसको लेकर के राजनीति भी हुई है। लेकिन इतना जरूर कह सकते हैं कि आने वाले वक्त में जो चुनावी मुद्दे होंगे, जो एजेंडे होंगे, उसमें विशेष राज्य के दर्जे की भी बात जदयू और इंडिया गठबंधन जरूर उठाएगा। और आपको याद होगा कि जब बीजेपी से नीतीश ने समर्थन वापस लिया, यानी कि उन्होंने बीजेपी का साथ छोड़ा, तो उसमें एक मुद्दा ये भी था कि डबल इंजन की सरकार थी लेकिन विशेष राज्य का दर्जा बिहार को नहीं मिला, अंततः हमको बीजेपी का साथ छोड़ना पड़ा, यानी कि अंततः हम महागठबंधन के साथ गए थे। ये मुद्दे हैं, लेकिन इन मुद्दों को लेकर के सियासत, चुनावी ये वर्ष है तो वो गरमाएगी। अभी जो सबसे बड़ा मुद्दा है कि जातीय गणना को लेकर के जिस तरह से लग रहा था कि बीजेपी बैकफुट पर आ गई है, जैसा कि आपने कहा है, तो हो सकता है कि बीजेपी के सामने अभी सबसे बड़ा मुद्दा यही हो। आप देखिए एम्स के मामले में जेपी नड्डा ने फिर गेंद नीतीश कुमार के पाले में डाल दिया कि कहा कि एम्स का पैसा रखा हुआ है। लेकिन एक बात जो सबसे बड़ी बात है, आज भी निशु देखने को मिला कि झंझारपुर में अमित शाह जिस तरह से लालू प्रसाद पर हमलावर थे, ठीक आज भी जो जेपी नड्डा हैं वो लालू पर ही हमलावर थे। नीतीश का उन्होंने एक बार भी नाम नहीं लिया, नीतीश के खिलाफ उन्होंने कुछ कहा नहीं। इससे साफ संकेत है कि बीजेपी ये समझती है कि अगर लालू प्रसाद सामने हो बीजेपी के सामने, तो बीजेपी को चुनावी फतह हासिल करने में ज़्यादा आसानी होगी। क्योंकि नीतीश का चेहरा अगर सामने में होगा तो फिर बीजेपी की कठिनाई बढ़ेगी। इसलिए आज भी जेपी नड्डा ने सीधा हमला लालू प्रसाद और उनकी फैमिली पर किया है। और जातीय गणना को लेकर के भी बीजेपी नेताओं ने कहा है कि जातीय गणना की जो बात करते हैं, आरक्षण की बात करते हैं, तो लालू प्रसाद सत्ता में आए तो सबसे पहले आरक्षण उन्होंने अपने परिवार को दिया है। राबड़ी देवी मुख्यमंत्री बनी, उप मुख्यमंत्री तेजस्वी हुए, बेटा तेज प्रताप मंत्री हैं, मीसा भारती सांसद हैं। तो एक तरह से कहिए कि अभी जातीय गणना का भूत ही बीजेपी नेताओं के सिर पर सवार है। पहले इस भूत को उतारने के बाद ही बीजेपी के नेता और कुछ बयान दे सकते हैं या उनके राजनीति एजेंडे में कुछ दूसरे नारे हो सकते हैं। अभी सबसे पहला है और अंतिम कहिए कि ये जातीय गणना की जो बात आई है सामने, उसकी जो रिपोर्ट आई है, उसको लेकर के बीजेपी भी असहज है। आज जेपी नड्डा ने और बीजेपी के सभी बड़े नेताओं ने अपने कार्यकर्ताओं को यह संदेश देने की कोशिश की है कि इससे घबराना नहीं है। 2024 का लोकसभा चुनाव और 2025 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी किसी न किसी कीमत पर जीत हासिल करेगी। अशोक जी, जेडीयू आरजेडी हमेशा जाति को लेकर के राजनीति करती है, तो आज जेपी नड्डा ने भी तो यही बोला कि जितना आपके पास पूरे गठबंधन में सांसद है उतना हमारे पास ओबीसी के सांसद है हमारे बीजेपी में। उन्होंने ये बात बोली, आपने सुना ही होगा। तो उन्होंने कौन सा अलग राग आलाप लिया? वो भी तो जाति को लेकर के उन्होंने बयान दिया। क्यों नहीं देंगे? जो आई है बात सामने, जातीय गणना की जो रिपोर्ट आई है, उसके बाद लगातार इंडिया गठबंधन के नेता बोलते रहे हैं और खास करके जदयू और आरजेडी के नेता कि बीजेपी आरक्षण विरोधी है, जातीय गणना की विरोधी है, कोर्ट में गई बीजेपी किसी भी कीमत पर नहीं चाहती है, आरक्षण समाप्त करना चाहती है। वैसी परिस्थिति में तो जेपी नड्डा को सफाई देनी ही थी। और राजनीतिक पार्टियां बोलती कुछ हैं और करती कुछ हैं, ये अभी तक साफ देखने को मिला। और बीजेपी भले हिंदूवाद की बात करे
लेकिन बीजेपी के नेता यह कहते नहीं अगाते कि नरेंद्र मोदी पिछड़ों के हैं, अति पिछड़ों के नेता हैं, अमित शाह जी हैं, और हम दलित को राष्ट्रपति बनाते हैं, हम क्या कहते हैं आदिवासी को राष्ट्रपति बनाते। तो ये जातीय समीकरण बिहार ही नहीं भारत की राजनीति में प्रमुख मुद्दा रहा है, और इससे कोई भी पार्टियां अछूती नहीं हैं। लेकिन इतना जरूर कह सकते हैं कि जातीय गणना को लेकर के जिस तरह से बीजेपी के नेता और कार्यकर्ता हतोत्साहित थे, उसको दूर करने की कोशिश आज जेपी नड्डा हम की। सवाल ये वही दोहराएंगे अशोक जी, क्योंकि जिस प्रकार से काफी सालों से नीतीश कुमार ने ये मांग को दोहराया था कि विशेष राज्य का दर्जा दिया जाए, घाव अभी भी गहरा है, भरा नहीं है बिहार की जनता में। और जितनी जैसी हालत है बिहार की जनता की, गरीबी से जूझ रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, बाहर जाते हैं तो उनको अपमानित होना पड़ता है, तमाम प्रकार की चीजें हैं जो कि बिहार की जनता जूझ रही है। तो क्या इस मुद्दे को लेकर के बीजेपी मरहम लगा सकती है? बीजेपी चुनाव का समय आ रहा है, अभी देखिए इंतजार करिए, कुछ बड़ी योजनाओं की घोषणा फिर केंद्र सरकार बिहार के लिए कुछ पैकेज वगैरह दे सकती है। और खास करके बिहार में जो रेल सड़क से संबंधित जो भी परियोजनाएं चल रही हैं, वो उसमें केंद्र सरकार बेहतर पैसा इन्वेस्ट कर रही है। आज जेपी नड्डा ने अपनी बात भी कही है कि किस तरह से केंद्र सरकार बिहार को मदद कर रही है। ये मुद्दे आएंगे और इसके लिए थोड़ा इंतजार हम लोगों को करना पड़ेगा। जी बहुत बहुत शुक्रिया अशोक जी आपका तमाम जानकारियों के लिए।